दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मोदी सरकार की एक खास योजना की बात करने वाले हैं, जिसको कि हम पीएम प्रणाम के नाम से जानते हैं, जो योजना की अभी लॉन्च होने वाली है। और यह योजना अगर सफल हुई तो यह एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म या जो एग्रीकल्चर का पैटर्न है उसको एक अमूलचूल परिवर्तन की दौड़ में लेकर के जाएंगी। अगर आपको याद हो कि कभी ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, जिससे कि आप आज अपने देश में खाने के लिए अनाज को उत्पादन करने में सक्षम हुए हैं, लेकिन इनके साथ ही जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र काफ़ी बढ़ा था। तो ये जो पीएम प्रणाम योजना है, ये एग्रीकल्चर के लिए जब सरकार आपको खाद मुहैया कराती है तो इसमें काफ़ी सब्सिडी देना पड़ता है। और यह सब्सिडी कौन देता है? हम आप जो टैक्स पे करते हैं उसी से ये सब्सिडी देना पड़ता है। तो आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि इस वर्ष जो लगभग एस्टिमेटेड है वो 2.25 लाख करोड़ रुपीस का सब्सिडी आपके खाते पर सरकार को देना पड़ेगा। यह मोदी सरकार कोई चैरिटी नहीं करेगी, डू रिमेंबर दिस, बट दिस मनी कुड हैव बीन डाइवर्टेड फॉर सम अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ऑल्सो। तो आपके लिए समस्या ये है सरकार के सामने कि अगर ये सब्सिडी नहीं देते हैं तो आपके किसान जो है उनका अन्न उत्पादन जो है वो रुक जाएगा, और फिर आप जो सेल्फ सस्टेनेबल हुए हैं खाना के मामले में, आज अनाज उत्पादन के मामले में, वो प्रश्न में आ जाएगा। और अगर ये निरंतर जारी रहता है तो ये सब्सिडी हर साल बढ़ते जा रही है, और बढ़ते बढ़ते स्थिति एक ऐसी आ जाएंगी कि आपके जीडीपी का एक अच्छा खासा हिस्सा फर्टिलाइज़र सब्सिडी पे चला जाएगा। तो यह योजना जो है सरकार के लिए इस चिंता का निवारण करने की एक प्रयास के रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि किसान से अगर आप सब्सिडी वापस लेते हैं तो आप जानते हैं कि किसान धरना पे उतरेंगे और आपकी सरकार जाएगी, और कोई भी राजनीतिक दल ऐसा करना या सोचना भी पसंद नहीं करेगी कि उससे किसान जो है वो दरक जाए। तो ये जो पीएम प्रणाम योजना है, यह है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। लेकिन इस योजना को जानने से पहले आप सबसे पहले तो ये जानें कि आपके देश में जो खाद की सब्सिडी है, जो रिक्वायरमेंट है, वो कितनी बढ़ी है। तो जो यूरिया का दिया गया है वो पहले आपके यहाँ 298 मेट्रिक टन इसकी खपत होती थी, अगर 2017-18 की बात करें, जो कि अब बढ़ते बढ़ते 356 मेट्रिक टन के आसपास आ चुकी है। यानी किसान जो है वो खाद का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। उसी तरह अगर डीएपी की बात करें तो ये 98.77 मेट्रिक टन था, जो कि बढ़कर के 123 मेट्रिक टन हो गया है। और उसी जगह पे अगर एमओपी की बात करें तो वो भी बढ़ते बढ़ते 33 से लेकर के अब 37 मेट्रिक टन हो गया है। तो इतनी जो खाद के उपयोग में जो बढ़ोतरी हुई है, ये एक तरफ तो दिखाता है कि किसान जागरूक है, वो चाहते हैं कि अपने खेत से, चूँकि खेत तो बढ़ नहीं सकता, तो खेत से उत्पादन कैसे बढ़ाई जाए, इस दिशा में कार्यक्रम हो रहा है। और खाद का इस्तेमाल करने से दो समस्याएं उभरी हैं। समस्या 1 जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इशू है, जो सरकार के स्तर पे है कि 2.25 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी देना पड़ेगा, और ये और निरंतर बढ़ते जाएगा, और एक ऐसी भी स्थिति आ जाएगी कि साइजेबल पोर्शन ऑफ योर GDP will go in subsidizing these manure or you can say chemical fertilizer। तो सरकार के लिए समस्या की एक तो ये आर्थिक समस्या है, क्योंकि ये हमारे आपके पैसा जो है विकास पर नहीं जा करके किसान के खेतों की सब्सिडी देने पे जाएंगे, और इसे रोका नहीं जा सकता है। कोई भी सरकार हो, इस सब्सिडी को आप ख़त्म नहीं कर सकते, नहीं तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे और आपकी सरकार को किसान उठा करके फेंक देंगे। क्योंकि आज भी लगभग 55 से 60% तक लोग अभी भी किसान पे पूरी तरह आश्रित हैं, किसानी पे आश्रित हैं। तो उन लोगों के लिए तो रोजी रोटी का सवाल हो जाएगा, ज़िंदगी मौत का सवाल हो जाएगा अगर उनके सब्सिडी को आप खींचते हैं। तो ये ऐसा काम तो कोई सरकार नहीं करेगी। तो अब ये है कि किसानों के नीड को भी समझा जाए और कैसे इस सब्सिडी को रिड्यूस किया जाए। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसके ऊपर निरंतर कई सरकार प्रयास कर रही हैं। अभी हाल में ही आपने सुना होगा कि SCO की मीटिंग हुई, और उस SCO के मीटिंग में जो मोदी और पुतिन साहब के बीच में बातचीत हुई है, उस बातचीत में पुतिन साहब ने कहा कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र का जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को और हम पूरा करने में आपका सहयोग करेंगे। आपको ये भी ज्ञात हो कि हम रशिया से जितना इंपोर्ट करते थे उससे अब 8 गुना ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खाद बनाने की उतनी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं। वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री फॉर इम्पोर्ट।
तो आप सब्सिडी देते हैं, दूसरा क्या होता है कि आपका जो फॉरेन करेंसी है वो डिप्लीट करता है, क्योंकि आप जब इंपोर्ट करते हैं किसी चीज़ को तो उसके पेमेंट में आपके जो फॉरेन रिजर्व हैं वो भी चले जाते हैं। तो सरकार के लिए दोहरी मार पड़ जाती है कि एक तो किसान नाराज़ होगा और दूसरा है देश के अर्थतंत्र में जो आपका फॉरेन रिजर्व है वो भी आपका घट जाएगा। तो जब आप हथियार या कोई और चीज़ खरीदेंगे जो कि आपके देश की सुरक्षा की दृष्टिकोण से, तो उस समय में आपके हाथ बंद जाते हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होते हैं। इस सरकार ने ये कहा है कि हम ये जो सब्सिडी देते हैं, हम इस सब्सिडी को अगर काटेंगे तो विपक्षी तो कहेगा कि आपने सब्सिडी काट लिया, तो हम सब्सिडी तो काट नहीं सकते, लेकिन क्यों ना इस सब्सिडी को रीमैनेज किया जाए कि हम ये सब्सिडी कैसे देंगे, उसके ऊपर नई विचार की जाए। किसान को क्यों ना हम ये कहें कि केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग आप कम से कम करें। अगर वो वॉलंटरली कम करते हैं तो प्रोटेस्ट नहीं होगा और वो समझेंगे। इसका मतलब कि उनको एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको इंपोर्ट करने की स्थिति थोड़ी कम होगी और सब्सिडी भी आपको कम देना पड़ेगा क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग कम होगा। तो सरकार ने कहा कि हम काटने के बजाय क्यों ना ये जो सब्सिडी हम मान लीजिए 2.25 लाख करोड़ देते हैं और अभी आपको मैं 1.5 लाख करोड़ पे ले आया क्योंकि आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग में ट्रांसफ़र कर दिया, तो उस पैसे को हम क्यों ना उसी किसान के ऊपर खर्च कर दें। तो सरकार ने कहा कि इसको हम स्टेट गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करेंगे और जितना सब्सिडी वो बचाएंगे, ध्यान रखिएगा, जितना सब्सिडी वो बचाएंगे, सब्सिडी बचने का मतलब क्या है कि आप सरकार के पैसे नहीं बचा रहे हैं, उतना सरकार के खर्च को आप कम कर रहे हैं और वो पैसा किसी न किसी दूसरे फंड में जाएगा। तो मोदी सरकार ने कहा कि क्यों ना हम उस पैसे को राज्य सरकार को इस्तेमाल करने के लिए दे दें। दोस्तों, तो ये जो 2.25 लाख का सब्सिडी है, इस सब्सिडी को अगर हम पिछले साल की तुलना में अगर तय करें तो पिछले साल ये था 1.62 लाख करोड़ रुपया, उससे ये लगभग 39% का जंप है और ये अगर अगले 5 साल इसी 39% के रेट से बढ़ती रही तो ये कई और लाख करोड़ रुपया इसमें एडअप हो जाएगा। तो इस योजना से निपटने के लिए जो मोदी सरकार ये योजना लाने वाली है उसमें इंटर मिनिस्ट्रियल जो है आपस में कंसल्टेशन चल रहा है ताकि और क्या क्या इसमें की जा सकती है इसके ऊपर विचार करके उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सके। लेकिन अभी जो खबरें मीडिया से फ़िल्टर होकर के आ रही हैं उस आधार पे जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, उस आधार से ये तय किया गया है कि इस सब्सिडी का 50% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट इन एड के रूप में दे दिया जाएगा। वैसे तो इसका 70% जो है वो एसेट क्रिएशन पे खर्च होगा राज्य सरकार के द्वारा, जबकि 30% जो है वो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन और जो पंचायत हैं उसमें इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनकरेज करने के लिए उनको किया जाएगा। यानी कि जिस पंचायत में जैसी बेहतर इम्प्लीमेंटेशन होगी उस पंचायत को ये पैसा दे दिया जाएगा या उस फार्मर्स को ये पैसा दे दिया जाएगा। अब इस सब्सिडी का कैलकुलेशन कैसे होगा, कैसे ये तय करेंगे आपकी ये राज्य सरकार को कितनी सब्सिडी किस राज्य सरकार को मिले। तो इसके लिए जो अभी केंद्र सरकार जिस योजना पे काम कर रही है उसमें ये है कि पिछले 3 साल में उपयोग की गई यूरिया का एक फिगर लिया जाएगा और उस फिगर के आधार पे जो आपका कैलकुलेशन निकलेगा कि इतना आपकी स्टेट यूज़ करती है, उससे करंट ईयर में आपने कितना यूरिया का इस्तेमाल किया उससे एक कंपैरिजन किया जाएगा, जिसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि ये चीज़ जो है आपने कितने पैसे सरकार के बचाए और उस आधार पे आपको ये सब्सिडी को ग्रांट इन एड में दिया जाएगा। इसी के साथ जो सरकार ने कहा है कि ये जो 70% जो एसेट क्रिएशन पे इंक्लूड किया जाएगा, तो ये कौन सा एसेट होगा, किस तरह के एसेट बनेंगे। ये नहीं होगा कि आप इस पैसे को रोड पे खर्च कर देंगे। इस एसेट क्रिएशन में किसान के लिए ही आपको कुछ करना है, जिसमें कि आपको उनको ये जो फार्मिंग की न्यू टेक्नोलॉजी आपको उनको देना है, इसके साथ ही जो मैन्योर बनाने की है, जो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैन्योर जो है उसको बनाने के लिए नए तरह का प्रोडक्शन प्लांट आपको लगाना पड़ेगा, जो कि गांव, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे होना है, ताकि किसान को वहाँ से लोकल, क्योंकि आपको एक अल्टरनेट खाद तो उनको देना पड़ेगा तभी उनकी खेती चल पाएंगी, तो वो खाद बन जाएगा और उस खाद को इस्तेमाल करने के लिए पंचायत उसको इनकरेज करे, फार्मर्स इनकरेज हो, तो वो जब ये उपयोग करेंगे तो उनका हो सकता है कि थोड़ा प्रोडक्शन कम ज़्यादा हो सकता है। वैसी स्थिति से निपटने के लिए उनको ये पैसे डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को कही जाएंगे कि ये पैसे आप डायरेक्ट फार्मर को शेयर कर दीजिए या पंचायत के माध्यम से शेयर कर दीजिए। चूँकि भारत के जीडीपी का 19% फार्मिंग सेक्टर से आता है, जो कि एक तरह से बढ़ोतरी है, 6.9% की एक तरह से बढ़ोतरी है, क्योंकि ये 17% के आसपास थी।
हालांकि अगर 1950 के डाटा से आप तुलना करें तो उस समय में एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज था वो लगभग 40% से लेकर के 50% तक होता था। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में उस समय में 20 बिलियन का कंट्रीब्यूशन था, जो कि बढ़ करके अब 159 बिलियन की हुई है। लेकिन भारत की इकोनॉमी जिस रेशियो में बढ़ी हैं उस रेशियो में दूसरे सेक्टर्स के तरफ से जो फॉरेन करेंसी आने की है या एक्सपोर्ट के थ्रू जो कमा रहे हैं या और जो इंटरनल प्रोडक्शन और कंजम्पशन पैटर्न्स हैं उस हिसाब से उनके कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन आज के दिन भी 60 से 70% जो लोग हैं ग्रामीण लोग, वो उनकी जीविका इसी पर निर्भर है। और अगर ये सफलीभूत होती हैं तो जो किसानी का तरीका है उसमें एक बदलाव होगा। और एक बदलाव जो आपका लैंड सॉइल मैनेजमेंट है उसमें भी होगा कि जब ऑर्गेनिक खाद का आप इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी जो वैज्ञानिक कम्युनिटी हैं जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि इसके बाद जो प्रोडक्शन होता है उससे निकले हुए अनाज को जब आप खाते हैं तो आपके शरीर पे भी इसका असर होता है। और इसी के साथ साथ सॉइल का भी टेक्सचर ख़राब होता है। कई जगह पे आप देखते होंगे कि बालू का माउंट बन जाता है या फर्टिलिटी उसकी घट जाती है धीरे धीरे। तो स्लो डिपेंडेंस अगर आप अर्थ सॉइल की कम करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र पर तो वो भी एक लाभ मिलता है, जिसको कि वैल्यू में अभी आंकना मुश्किल है। और इस तरह का कोई रिसर्च नहीं आया कि इससे क्या वैल्यूएशन एडअप होगा, इसीलिए मैं कोई आपको गलत फिगर इस पर कोट नहीं करूँगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आप हमारे चैनल को वॉच करते रहें और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो इससे तो उसको पूछना हमसे ना भूलें। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।